हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा हाउ टू अटेम्प्ट नेट पेपर फॉर सिलेक्शन। तो इसमें डिस्कशन रहेगा कि आप किस तरीक़ा से पेपर के अंदर अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करें। तो ये वीडियो ख़ास तौर से उनको काफ़ी लाभ देगा जो तैयारी की ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ वो सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी होती है नेट का जो पेपर देने जाती है उनकी तैयारी नहीं होती, और बहुत ही कम तादाद ऐसी होती है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है वो पेपर की में कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएं वो इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि वो कहीं किसी भी सेक्शन से शुरू करें कहीं से भी शुरू करें तो इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। बस उनकी रैंक प्रभावित होती है पेपर के अटैम्प्ट करने से। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है, करीब 70 से 80% जो लोग नेट में सेलेक्ट होते हैं, जो बहुत कम मार्जिन से सेलेक्ट होते हैं, जिनके 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इनका ही उन पर काफ़ी बड़ा रोल पड़ता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है उनकी रैंक पे। अगर उनके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन से बाहर चले जाते हैं, और 2-3-4 क्वेश्चन अगर उनके सही हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाते हैं। तो वीडियो उन्हीं के लिए है, ये ज़्यादा मेरा जो टारगेट है ऐसी तादाद के लिए है कि जो मंजिल के बहुत क्लोज हैं, तो वो किस तरीक़ा से पेपर में स्ट्रेटजी रखें और अपने स्कोर को बेटर करें। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो पेपर है जो ख़ास तौर से पहली बार देने जा रहे हैं उन्हें पता होगा, उन्होंने PYQ को देखा होगा, 3 पार्ट्स में पेपर बटा हुआ होगा। एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं वो हमें 15 क्वेश्चन करने होंगे रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चंस उसमें देते हैं, 5 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है। तो आप 15 जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सबसे पहले टारगेट करने का प्रयास करें। ख़ास तौर से फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए मेरा ये मानना है कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन उनको भी बहुत लाइटली ना लें। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग और ग्रास्पिंग अच्छी है, मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, ग्रास्पिंग अच्छी है, तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। एवरेज रूल का पालन करने का इसमें प्रयास करें, कोशिश करें कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो आपके सही हो जाएं, तो आपका 20 जो मार्क्स है वो इसमें पूरा हो जाए। कोशिश करें उससे थोड़ा अगर बेटर कर सकते हैं, आपका रीजनिंग थोड़ा और भी बेटर है तो इसे बढ़ा के 24-26 तक भी ले जा सकते हैं। और जिनका बहुत ही अच्छा होता है रीजनिंग और अर्थमेटिक्स ज़्यादा बढ़िया होता है, वो 30 तक भी ले के जा सकते हैं, मतलब उनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा है, आपने अच्छे से तैयार किया है, ज़्यादा आपको उसमें कुछ करना भी नहीं है। मैं ये भी बता दूँ कि आप अलग से कुछ ना करें। अगर केवल और केवल पीछे के PYQ ही निकाल लेंगे, रीजनिंग का आप लेवल पा लेंगे, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चनों का स्तर इतना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं। तो मैंने देखा है पेपर पीछे का एनालिसिस करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्तर जो 10th तक का ही होता है, उससे ज़्यादा बड़े स्तर के होते नहीं। उनका जो स्तर है लेकर 6 से लेकर और 10th तक के स्तर का होता है। जिन्होंने मैथमेटिक्स थोड़ा सही से किया हुआ है इस लेवल का या 10th तक का, उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो क्योंकि सब ये भी जानते हैं कि जो पेपर्स है वो 30 जो क्वेश्चंस हैं वो करीब करीब सभी के लिए सेम से होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बनाए भी नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। तो उसमें कोशिश करें कि स्कोर जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कर लें। समय भी उनमें ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो पेपर है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप पेपर को जब हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप रीजन के पोर्शन में समय देंगे तो बहुत ज़्यादा समय क्वेश्चन में नहीं लगता, बड़े कम समय में ही क्वेश्चन निकल जाता है, और आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, समझा, थोड़ा लॉजिकल सोचा, तो उसके बाद उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा जिनका रीजनिंग और मैथ अच्छा है वो सेक्शन ए से ही शुरू करें और पहले रीजनिंग के क्वेश्चन ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर रीजनिंग में आप अच्छा कर पाते हैं तो फिर आपके लिए प्रेशर्स जो है काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपने सेक्शन ए और रीजनिंग वाला पोर्शन कर लिया तो उसके बाद फिर आपके पास विचार बनता है कि भाई सेक्शन बी और सेक्शन सी का प्रीफरेंस क्या हो। साथ साथ में एक चीज़ भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सेक्शन ए को टोटली इग्नोर कर देते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि उन्होंने सेक्शन बी में बहुत अच्छा किया, सेक्शन सी में बहुत अच्छा किया, लेकिन पता चला रीजनिंग वाले पोर्शन में कई बार उनके मार्क्स ही 2 मार्क्स आ गए, 4 मार्क्स आ गए, और पता चला 5 नंबर से 10 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो ऐसी स्थिति बड़ी गंभीर होती है और बहुत दुखद भी होती है, ख़ासतौर से फिजिक्स के कैंडिडेटों के लिए। तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें, इस पोर्शन को
रीजनिंग वाले पोर्शन को इग्नोर करके ना जाएं। तो देश के बच्चों से पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक पूरा इग्नोर किया है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने रीजनिंग पर कुछ भी काम नहीं किया, तो भी मैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ ना करें, पीछे के पेपर्स उठाएं और उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 2-2, 3-3 घंटे रोज़ क्वेश्चंस अभी से 5-6 दिन भी करेंगे तो भी काफ़ी क्वेश्चंस की जो आपकी लेवल अंडरस्टैंडिंग की वो डेवलप हो जाएगी और आप कर पाएंगे ठीक ठाक सा स्कोर। फिर भी अगर अभी से भी आप करेंगे तो भी 8-10 क्वेश्चन तक आप पहुँच सकते हैं। तो रीजनिंग को टोटली इग्नोर ना करें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ख़ास तौर से तब इसका रोल और भी बढ़ जाता है जब हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत टफ आ जाते हैं, क्योंकि पेपर का जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ उसमें देखा ये जा रहा है कि पेपर कुछ कई बार काफ़ी ट्रिकी आ रहा है और काफ़ी अप्लाइड आ रहा है। और जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे हॉट टॉपिक्स रहते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो आपका रीजनिंग का रोल वहाँ पर और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। हालांकि ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो एकदम से मेरिट वो डाउन आ जाती है अगर पेपर टफ आता है, लेकिन अगर आपका लेवल है, एक लेवल आपने एक्वायर कर लिया है अपनी तैयारी का, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता इस चीज़ को कि पेपर टफ है आसान है। पेपर अगर टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, तो अपने आप से मेरिट डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। साथ साथ ये भी देखें कि अब आप सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ आ गए हैं तो आप किस सेक्शन से जा सकते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सेक्शन बी से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा सेक्शन बी का जो स्तर है वो मैं देखता हूँ थोड़ा सा इजी टाइप होता है। सेक्शन सी के क्वेश्चन थोड़े और भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो आप सेक्शन बी से शुरू करें और सेक्शन बी में ही आप जो स्टार्टिंग में जा सकते हैं तो शुरू के ही क्वेश्चन शुरू करें। जैसे शुरू में आप शुरू करेंगे तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के, ईएमटी के और क्लासिकल मैकेनिक्स के और स्टैटिस्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। उनमें से ये कोशिश करते रहे कि जो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को साथ ही साथ सॉल्व भी करते चले जाएं और उन्हें सॉल्व करने के साथ उनके आंसर भी फिल कर दें साथ ही साथ ही। बहुत सारे वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पूरे पेपर को ही पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा पहले पेपर को ना पढ़ें, पूरा पेपर जो क्वेश्चंस आप पढ़ते जा रहे हैं उसी समय पर अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में है और ये भी पता है आपको कि कम समय में सॉल्व हो जाएगा, तो फिर दोबारा से उसमें समय ना हमें खपाना पड़े, तो उसी समय पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें जिससे थोड़ा सा हमारा समय बचे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने सेक्शन बी में आप कर रहे थे और सेक्शन बी का वो क्वेश्चन छोड़ दिया, बाद में करता हूँ, फिर दोबारा से उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय उसे लगेगा, सोचने में भी समय लगेगा और समय यहाँ पे बहुत बहुमूल्य होता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि नेट का पेपर बहुत टफ नहीं आता, लेकिन नेट का पेपर अटेम्प्ट करना एक कला है। जो स्टूडेंट इस कला को जानते हैं वो बहुत कम मेहनत में सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें फिजिक्स आती है लेकिन उन्हें सिलेक्शन लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वो कारण से होते हैं कि कुछ लोग बहुत ट्रिकी होते हैं, वो क्या करते हैं अपने समय को मैनेज कर लेते हैं और उन्हें पता होता है कि पेपर हमें इस तरीक़ा से हैंडल करके सॉल्व करना है। तो पहले तो यही करें कि जो आपका सेक्शन बी है उसी को सॉल्व करें और सेक्शन बी में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगाने की। उसमें भी आप स्ट्रेटजी रख सकते हैं, जैसे थर्मल स्टैटिस्टिकल की प्रॉब्लम्स जी आती हैं तो थोड़ा सा समय थर्मल स्टैटिस्टिकल में के क्वेश्चंस जो है उनमें लगाएं सबसे पहले। क्लासिकल की प्रॉब्लम्स बहुत टफ नहीं आती तो कोशिश करें कि सेक्शन बी में जो क्लासिकल की प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएं। उसके अलावा आप देखेंगे जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हैं सेक्शन बी की सदा ही जी आती हैं। कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि सेक्शन बी में बहुत टफ कोई क्वेश्चन आता हो, रियली कभी होता है, नहीं तो सेक्शन बी थोड़ा इजी आता है क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोर्शन है। सेक्शन सी थोड़ा टफ हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन सेक्शन बी इजी आता है। तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन क्वांटम आते हैं उन पर प्रयास कर रहे हैं, वो भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। मैथमेटिकल जो है वो थोड़ी बड़ी बुक है तो कवरेज जो है आपके पास होनी चाहिए और अगर आपने अच्छे से उसको कवरेज किया है तो मैथमेटिकल के क्वेश्चन भी आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन कई बार मैथमेटिकल के थोड़े लंबे चले जाते हैं और बच्चे उन्हीं क्वेश्चनों को करते रह जाते हैं, तो ये गलती ना करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि लेंथी जा रहा है या हम उसे सॉल्व करने लगे तो शुरू में लगता है क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही आगे बढ़ते ही क्वेश्चन रुक जाता है, तो उस समय पर उस क्वेश्चन को स्किप कर जाएं और ज़्यादा समय ना दें, आगे के क्वेश्चन को देखें या जहाँ तक आप पहुँच गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसमें ये देखें कि यहाँ से हमें आंसर किधर की तरफ को प्रतीत हो रहा जाता हुआ। तो अगर उधर की तरफ आपको पता चलता है कि आंसर इधर की तरफ जा रहा है और बाकी आपका आंसर केवल एक ही उस रेंज में पड़ रहा है तो फिर उसको मार्क कर दें। जनरली जो देश में बच्चे हैं वो सदा ये भी सोचते हैं कि सर हम गैस मार्क करें ना करें, तो मेरा शुरू से ही कहना रहा है, पहले भी मैं वीडियो में कहता रहा हूँ कि अगर आप नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं
तो आप निश्चित तौर से गैस का सहारा लें, क्योंकि जब शुरू में सिलेक्शंस होता है, हम लोगों ने भी JRF क्वालिफाई किया, हमने भी इस चीज़ को देखा है कि शुरू में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, और पेपर देने के बाद ना ही अंदाज़ा लग पाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा मत ऐसा है कि अगर आप सिलेक्शन के लिए श्योरिटी चाहते हैं तो पेपर को 2 हिस्सों में बांट के चलें। एक ऐसा हिस्सा बांट लें कि वो क्वेश्चंस आपको करने ही नहीं है, पेपर आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई भी किसी भी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, उसको स्किप कर जाएं। ऐसे क्वेश्चन आप उन क्वेश्चनों में समय ही ना दें, उनमें समय देने का आपको फ़ायदा नहीं। जैसे सपोज कि आपने कोई टॉपिक है, आपने उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाय द वे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने क्वेश्चन देखा कि न्यूटन-रैप्सन मेथड का कोई क्वेश्चन आ गया। बाय द वे न्यूटन-रैप्सन मेथड आप पढ़ के ही नहीं गए हैं पेपर में, आपको आता ही नहीं न्यूटन-रैप्सन का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अगर उस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो अननेसेसरी का समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला तक नहीं पता, आपको मेथड नहीं पता, तो क्या होगा कि जो उसका समय है, उसके पढ़ने में जो समय जा रहा है वो भी बेकार ही जा रहा है। तो ऐसे सवाल को जब आपको दिख गया है कि न्यूटन-रैप्सन का क्वेश्चन है, आपको उसकी ABCD नहीं पता, तो ऐसे को ना करें, तो उससे समय बचता है, क्योंकि समय वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड मुझे आता है, थोड़ा सा मुझे आइडिया भी याद आ रहा है, फॉर्मूला भी याद आ रहा है, उसके बाद आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि एक तो स्टेप पे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन मेरा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। सही दिशा में जा रहा है तो उस पर समय लगाएं, अगर लग रहा है गलत दिशा में जा रहा है तो फिर स्किप करके अगले क्वेश्चन पर पहुँच जाएँ। क्योंकि वहाँ कई बार मैं ये देख रहा होता हूँ कि आपको 2 हिस्से इस तरीक़ा से बांट के चल लें, बल्कि 3 पार्ट्स में पेपर को लेकर चलें। एक पार्ट्स में बताता हूँ कैसे आप बांट लें। एक ऐसा पोर्शन बांट लें जो पूरा स्किप करना है, उसके बारे में आपको नहीं पता तो उस क्वेश्चनों को पढ़ने में और ज़्यादा समय में इसमें नहीं देना है, उसको टोटली स्किप कर दें। एक पोर्शन तो ऐसा लेकर चलें जिसका क्वेश्चंस आपको करना है और आपको पता है कि मुझे कंसेप्ट भी आता है, इसकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबी नहीं जा रही है, उनको निश्चित तौर से सॉल्व करना है। और थर्ड सेक्शन में लेके चले जाएं, क्वेश्चन को बांटें 2 पार्ट्स में कि उसके हमें 4 अल्टरनेट्स में से हमें 4 अल्टरनेट्स मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, और हमें निश्चित तौर से ये पता है कि इसके 2 ही आंसर्स नहीं हैं, चाहे हम उसे डायमेंशन से जानते हों, चाहे हमने मैथमेटिकल जैसे ही मैथ्स कैलकुलेशन की है उससे हमें आइडिया लग रहा है, या हमारे पास और मैंने जो ट्रिक दे रखे हैं क्वेश्चंस के उनसे आपने लगा रखा है और आपको पता है कि ये आंसर्स इसके नहीं हो सकते। तो अगर आप 2 आंसरों को एलिमिनेट कर जाते हैं, सपोज कि आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर नहीं है, केवल ये 2 आंसर इसके हो सकते हैं, और आप गैस श्योर हैं कि फर्स्ट और थर्ड नहीं है, तो सेकंड और फोर्थ में फिर आप इसमें गैस लगाएं निश्चित तौर से। क्योंकि आप देखेंगे कि गैस में फिर अगर आपने गैस लगा दिया है और केवल 2 ही अल्टरनेट्स आप 2 को एलिमिनेट कर गए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में आपके चांसेस सही होने के बढ़ने लगेंगे, क्योंकि 50% आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ेंगे। और अगर 50% में अगर आप जा रहे हैं, सपोज किया मैं एग्जाम्पल में बताता हूं कि आपने 10 क्वेश्चन ऐसे किए जिनमें आपको पता था कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही जाएगा और गलत भी जा सकता है। आपने 10 के लिए सपोज किया, मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और वो 5 जो क्वेश्चंस हैं अगर आपके 5 सही हो 10 के 10 सही हो जाएंगे तो आप 50 मार्क्स पाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपको 10 के 10 का आंसर पता नहीं है, तो 5 आपके सही हो सकते हैं, 5 आपके गलत हो सकते हैं। तो अगर आपने सपोज किया 5 सही हो जाते हैं उनमें से, तो 5 के जो मार्क्स हैं वो आपके हो गए 25। अब 5 के नेगेटिव में जाएंगे तो 5 का जो नेगेटिव है वो 1.25 जाएगा, आपके पास मार्क्स जो जाएंगे इसके वो 6 मार्क्स जो है नेगेटिव में चले जाएंगे। तो 25 में से भी अगर आप 6 घटा देते हैं तो 19 मार्क्स का आपको पॉजिटिव एडवांटेज मिला। सिलेक्शन की यहाँ होती है, मैक्सिमम लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो इस तरीक़ा से होते हैं जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि उनका 2 क्वेश्चन जो मैक्सिमम तादाद है वो इस तरीक़ा से लेती है कि बी और सी सेक्शन में वो करीब करीब ओवरऑल 50 मार्क्स के आसपास उसके ऊपर गैस लगाती है। गैस में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक ट्रायल लगा दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। उसके पास सॉलिड रीजन्स होते हैं 2 आंसरों के रिजेक्शन के, 2 आंसर उसके पास रह जाते हैं, तो उन 2 के साथ में जब वो जाते हैं तो चांसेस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है 50% सही के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका 4 और 6 में भी चला गया तब भी आप एडवांटेज में ही जाएंगे, तो आप इसमें फ़ायदे में रहते हैं। ये आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, सदा रखनी चाहिए। मैं सदा पक्ष में रहता हूँ कि आप गैस ज़रूर लगाएं, लेकिन गैस क्लेवरली लगाएं, इंटेलिजेंट लगाएं,
और कुछ वीडियो मैंने ऐसी डाली हैं कि आप इंटेलिजेंट गैस कैसे लगाएं। तो इंटेलिजेंट गैस लगाने के भी तरीका होते हैं कि अगर आपने चीज़ों को बहुत थोरोली पढ़ा है, मैं एक बहुत छोटी सी बात समझाता हूँ कि अगर आपने कंसेप्टों को बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, बहुत डिटेल आपको आइडिया है चीज़ों का लेके, तो आपको ये पता चल जाएगा कि चीज़ों को पढ़ते पढ़ते ही कि इन क्वेश्चनों में से कौन कौन से आंसर अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, पढ़ते पढ़ते ही पता चलने लगेगा। और फिर रिजेक्शन मेथड्स के साथ जब आप जाएंगे तो 2 को एलिमिनेट कर दें। और मैक्सिमम सिलेक्शंस जो लोग लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि 70% या 60%, 70% तक जो स्टूडेंट के सिलेक्शन होते हैं वो इस नेगेटिव अप्रोच के साथ ही होते हैं। बहुत कम तादाद ऐसी होती है जो पॉजिटिव अप्रोच से सिलेक्शन लेती है कि उन्होंने केवल वही क्वेश्चन छांटे जो उनको आते थे, केवल वही वो क्वेश्चन करके आए और सिलेक्शन लिया। ये सहारा बहुत होता है। 19-20 मार्क्स जो है बहुत बड़ी तादाद आती है इसके बीच में। तो ये आपके निश्चित तौर से लाभदायक होते हैं इस तरीक़ा के कंसेप्ट। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपका ये इस चीज़ पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने जो समय है वहाँ पे उस पेपर के समय को कैसे मैनेज किया है। जैसे बहुत सारे क्या करते हैं कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं कई बार उनमें समय लगा देते हैं, तो उनका बहुत सारा पोर्शन कई बार स्किप ही हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस उनके छुप जाते हैं कि वो बाद में उन्हें पता चलता है कि जो मेन क्वेश्चंस थे जो उन्हें करना चाहिए था वो तो सभी रह गए। तो एक गलती जिसे ना करें उसे मैं बता दूं। बहुत सारे ये सोच रहे होते हैं कि पेपर की स्पीड को कैसे रखें। तो पेपर की स्पीड को जब आप रखें तो उसमें सदा याद रखें कि पहला टारगेट हमारा ये रखना है कि सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर लें। सेक्शन ए को अटैम्प्ट करते समय सेक्शन बी और सी को पढ़े ही ना, पहले सेक्शन ए को फुलफिल कर लें। फिर सेक्शन बी में और सेक्शन सी में जब आप जाएं तो ये याद रखें कि जब सेक्शन सी की तरफ आपको जाना है और बी को जाना है तो उसके अंदर सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करें कि जिन क्वेश्चनों का आपको पता है कि कंसेप्ट भी मुझे पता है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले टारगेट करें और उन क्वेश्चनों को साथ के साथ जो है आंसर भी मार्क कर दें। फिर उन क्वेश्चनों में आगे समय ना दें। साथ साथ ये भी याद रखें कि क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने जाएं तो क्वेश्चन को अटमोस्ट केयर से पढ़ें। सिलेक्शन ना होने का बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, खास तौर से नए स्टूडेंटों को मेरा ये सजेशन है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें। कई बार क्या करते हैं बच्चे पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में पता चला पूछ रखा उसने नोट के इनमें से सही नहीं है और उन्होंने पता चला वो सही है का आंसर लेके पहला ही देखा कि सही है, वो आंसर मार्क कर दिया। पूछ रखा पेपर में इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऐसी गलतियाँ खास तौर से जिन्हें अनुभव नहीं होता पेपर देने का वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार दे रहे हैं उन लोगों को मेरा खास आग्रह है कि वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें, पूरी लैंग्वेज को, तभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। और ख़ास तौर से बहुत छोटा सा नोट लगा देता है क्वेश्चन में और बच्चे उससे चूक जाते हैं और कई बार 1-2 क्वेश्चन इससे गलत होता है और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चनों से बहुत जनता सिलेक्शन से दूर जाती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस चीज़ को। तो आप क्या करें कि जब आप सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर चुके हैं, सेक्शन बी और सी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो अटैम्प्ट करते समय पे आपको याद रखना है वो है कि सिंपल क्वेश्चंस जो है उनको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। पहला काम आपको ये करना है, सिंपल क्वेश्चन सेक्शन बी के जितने सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हें सब कर लें। उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन सेक्शन सी में आ रहे हैं उनको कर लें, जिनका आपको पता है कि मैंने पढ़ा भी है, मुझे फॉर्मूला भी पता है, मुझे इसकी कैलकुलेशन भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बी से भी और सेक्शन सी से भी कर लें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो जो पेपर आपका 3 घंटे का है उसमें 1.5 घंटे के अंदर आप पूरे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तक पहुँच जाएँ। ऐसा आपको पता चल जाना चाहिए 1.5 घंटे तक ही कि आपके पास क्वेश्चंस जो हैं पेपर का लेवल कैसा आया है। पेपर में आपको ये भी अंदाज़ा लगने लगेगा कौन सी किताब से जो क्वेश्चन है वो करने लायक आ गए हैं। उनमें भी आप उन क्वेश्चनों को उसमें भी ये कोशिश करें कि जो सिंपल क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हों आपके। फिर इसमें क्या करें कि इनकी डिफ़िकल्ट लेवल को देख लें कि आपको ये पता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में से क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चंस 3 डिफ़िकल्टी लेवल में मान कर चलता हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल नंबर 1, 2 और 3। तो डिफ़िकल्टी लेवल को उसको मैं सिंपल कहता हूँ कि फॉर्मूला भी आपको पता है, आपको पता है कैलकुलेशन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और इसमें समय भी नहीं लग रहा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कर लें, साथ के साथ फिल कर दें। सेक्शन बी में भी ये स्ट्रेटजी रखें और सेक्शन सी में भी रखें और ये कोशिश करें कि मैक्सिमम हमारा 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 45 मिनट तक हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हमारे पढ़ जाने चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सेक्शन पढ़ भी जाए
और उसमें हमारी रीजनिंग भी पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं, बहुत कम समय में होती है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी के सिंपल क्वेश्चंस जो हमारे निकल जाने चाहिए इसी पहले राउंड में। उसमें क्या करें कि दूसरा जो राउंड आप अटैम्प्ट करने जाएं, उस राउंड में ये याद रखें कि दूसरी बार में क्वेश्चंस को लें। उसमें क्या होगा कि उसमें आप ये देख लें कि वो क्वेश्चंस आपको आता है, लेकिन आपको पता है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, ऐसे क्वेश्चंस को रखें। लेकिन आपको ये पता है कि लंबी कैलकुलेशन भले ही है, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड राउंड के लिए ले जाएं। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो सेक्शन जो हमारा सेकंड राउंड है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। पहला राउंड हमारी सिलेक्शन की नींव जमाता है। मैं आपको बता दूं, पहला राउंड जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी में आपको क्या करना होता है, रीजनिंग सॉल्व करनी होती है और सेक्शन बी और सेक्शन सी के सिंपल क्वेश्चन करने होते हैं और पेपर को पूरा पढ़ के एक आंकलन कर लेना होता है दिमाग में कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक्स पता चल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हैं, ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन हैं उनमें सिंपल क्वेश्चन कौन से उन्हें आप कर चुके होते हो पहले राउंड में। और फिर आपको ये पता चल जाता है कि जो हमारा दूसरा राउंड होगा उसमें हमें कहाँ टारगेट करना है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आप नीचे मार्क करते चले जाएँ कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर दिस, इस वाले को मैं सेकंड राउंड में लूँगा, उन्हें पहले ही मार्क कर लें और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर उन्हीं क्वेश्चनों को जाकर पढ़ें, जिसके चलते क्या होगा आप पूरे पेपर पूरा पेपर फिर से ना देखना पड़े। तो ये साथ में याद रखें। उसके साथ साथ फिर उसमें क्या करें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपको पता है कि ये मुझे आते भी हैं, मुझे इनका फॉर्मूला भी पता, लेकिन इनकी कैलकुलेशन बहुत ही लंबी जाने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल लास्ट स्टेज के लिए ले जाएं। ऐसे क्वेश्चनों को शुरू में ना लें जब आपके सिंपल क्वेश्चन निकल चुके हों, जब आपके थोड़े डिफ़िकल्ट हो चुके हों, जिनमें कैलकुलेशंस थी लेकिन आपने वो कैलकुलेशन कम समय में पूरी हो रही हो, और एक कैलकुलेशन आपको पता है कि क्वेश्चन है लेकिन लेंथी है और कैलकुलेशन भी बहुत लंबी जा रही है, उसके बाद भी हमें आंसर का नहीं पता है कि कैलकुलेशन हमारी सही होगी या क्यों। ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पीछे की तरफ लेकर जाएं। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट राहें होंगी आपके सिलेक्शन के लिए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है वो है कि आपका सिलेक्शन जो है सबसे आसान पड़ता है एवरेज रूल से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एवरेज रूल क्या है और एवरेज रूल से आप किस तरीक़ा से परफॉर्म करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एवरेज रूल ये कहता है कि आप हर सेक्शन से एवरेज मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने का प्रयास करें। मैंने बहुत बच्चों की मार्क्सों को देखा है, पीछे के एनालिसिस देखें। मैं क्या देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेक्शन सी से बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, लेकिन उनका सेक्शन बी और ए का स्कोर बेकार होता है। बहुत सारे ऐसे देखें जो सेक्शन ए को बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सेक्शन बी को बेकार कर लेते हैं और सेक्शन सी उनका ठीक होता है। और वो इसलिए बेकार नहीं होता कि उन्हें फिजिक्स नहीं आती, इसलिए नहीं होता, वो पेपर के अटेम्प्ट करने में गलती करते हैं। क्या किया उन्होंने, सेक्शन ए में समय दिया, सेक्शन ए में थोड़ा समय ज़्यादा दे गए, फिर उन्होंने सेक्शन सी में जाके क्वेश्चन में लगे और उनमें लेंदी क्वेश्चनों में समय दे दिया। पता चला सेक्शन बी उनका छूट ही गया या 4-6 क्वेश्चन ही होकर रह गए। तो उससे क्या होता है, वो परफॉर्मेंस अपने आप टिप कर जाती है। एवरेज रूल क्या कहता है, एवरेज रूल ये कहता है कि आप हर पोर्शन से क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उनका 50% कोशिश करें निकालने की। अगर आप 50% सब जगह से करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सिलेक्शन। जैसे आपको पता है कि 200 मार्क्स का जो पेपर है वो हमें सॉल्व करके आना है, तो सिलेक्शन रूल क्या कहेगा कि 200 में से 100 मार्क्स का सबसे आसान वाला जो पोर्शन है मैं उसको अटेम्प्ट करने का टारगेट करता हूँ। यही टारगेट रखना है आपको एवरेज रूल में। अब इस टारगेट में क्या है कि अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो आपने पता चला 15 से 20 नंबर आपने रीजनिंग में कर लिए, कि जो बहुत मुश्किल नहीं है। आप पता चला 7-8 क्वेश्चन भी अगर आप रीजनिंग में कर पाते हैं तो आपके इतने मार्क्स आपको आराम से बन जाएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो अगर 8 भी आपने कर दिए तो 16 मार्क्स हो गए। अगर 10 तक पहुंच जाते हो तो 20 मार्क्स हो गए। तो आप एवरेज में मान के चल रहा हूँ, मैं ये नहीं मान रहा कि आप इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इतना ही कर लें। टारगेट रखें कि 20 से ऊपर चले जाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जब पेपर में जाएं तो ये सोच के जाएं कि मैं सब जगह एवरेज करूँगा। और एवरेज में क्या करूँगा कि जहाँ से पेपर आएगा उसमें जो औसत क्वेश्चन हैं उन्हें सब निकाल लूँगा, जो सिंपल है उन्हें निकाल लूँगा, जो तो बहुत हल्के से टाइप के हैं, मतलब जो थोड़े से मुश्किल से हैं लेकिन बहुत टफ नहीं है, उन्हें निकालूंगा। तो वो क्या करें, 10 क्वेश्चन जो है वो कोशिश करें जो हमारा बी सेक्शन है उसमें करने का, और 10 ही क्वेश्चन का प्रयास करें जो हमारा सी सेक्शन में। तो ये अगर 10 क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं, सेक्शन बी से भी 10 क्वेश्चन, सेक्शन ए से भी 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी से भी 10 क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना।
50 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 35 यहाँ से मिल जाएंगे, 20 यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर पेपर आपका बहुत आसान पेपर नहीं है तो 105 पे आप आसानी से JRF जो है आप ले पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा JRF लेना। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये लगता बहुत आसान है कि हम इतना इतना कर पाएँ, कई बार इसी में संघर्ष हो जाता है, लेकिन आप इसमें भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में साउंड हैं, आपका सेक्शन सी ज़्यादा थोड़ा साउंड है तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, अगर आपका यहाँ मार्क्स डिप कर रहा है। और अगर आपका सेक्शन भी आपको पता है, सेक्शन भी आपका ठीक ठाक है, इसमें क्वेश्चन जो आए, और ये निर्भर इस बात पर करता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस चीज़ पर बहुत निर्भर करता है कि पेपर का लेवल क्या है। मैं जनरली क्या देखता हूँ, जनरली मैंने देखा है इन दोनों में से एक पोर्शन जनरली टफ आता है, एक पेपर थोड़ा सा कोई सा सेक्शन जो है थोड़ा जी आता है। तो अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि ये जी पोर्शन ये है, जैसे क्या करते हैं बच्चे सेक्शन सी पे चले जाते हैं, फिर वो सेक्शन सी में संघर्ष करते रहते हैं पेपर में, तो उनके सेक्शन पता चला सेक्शन सी के क्वेश्चन टफ थे, सेक्शन बी में समय ही नहीं दे पाए ज़्यादा, और सेक्शन बी फिर इस वजह से अच्छा नहीं हुआ। तो आप ये मान लेना कि अगर सेक्शन सी में आप संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर स्किल आपका ज़्यादा है, आपने तैयारी अच्छी कर रखी है, तो तुरंत से सेक्शन बी में चले जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन सिंपल मिल जाएंगे, फिर सेक्शन बी से कर लें। उन सिंपलों में भी ये कोशिश करें कि आपका जो कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस ऐसे हैं, जैसे मैं शुरू से ही बताता रहा हूँ, थर्मल स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल कभी आते ही नहीं, तो आप उनके क्वेश्चनों को देखें, उनमें बहुत जल्दी समय में वो निकल जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सदा सेक्शन बी में जी आती है, उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कई बार 12th लेवल के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड पर, वो हमारे उसमें मिल रहे हैं आजकल सेक्शन बी में। मैं अभी पीछे देख रहा था B बराबर μ0I/2R का फॉर्मूला μ0I/4R पे, इस पे जो क्वेश्चन हैं इस पे सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, जो केवल 12th के स्टैंडर्ड के ही हैं। तो सेक्शन बी का जो स्तर है वो थोड़ा सा हल्का ईजियर साइड होता है, तो सेक्शन बी पे थोड़ा सा टारगेट करेंगे तो आपको पता चला यहाँ से 15 ही क्वेश्चन आपके निकल गए, तो आप 10 की बजाय 15 क्वेश्चनों के मार्क्स पा गए हैं। तो अगर यहाँ थोड़ा डिप करता तो यहाँ बढ़ा लें। हाँ, जिन लोगों का तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है उन्हें संघर्ष करना नहीं पड़ता, वो तो क्या करते हैं, वो कहीं से भी किसी भी सेक्शन से शुरू कर दें, वहीं पे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो कमांड है वो सारी क्षेत्रों में अच्छा होता है, सभी बुकों पर अच्छा कमांड होता है। तो वो हमारा उन बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, वो केवल उन पर जो फ़र्क पड़ता है उनकी रैंकों पर प्रभाव पड़ता है, वो तो श्योर सिलेक्शन पर होते हैं। जैसे अगर कोई टेस्टों में पीछे के पेपर सॉल्व कर रहा है, अगर वो 120, 125, 130 तक स्कोर कर रहा है अपने जो पेपर हैं पीछे के सॉल्व करने वालों में, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो आसानी से, बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। 100+ वाले जो है वो सभी दौड़ में चल रहे हैं, वो भी मतलब अच्छे से पेपर अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जो लोग बहुत कम कर रहे हैं, जो 60, 50 और इससे नीचे कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिनका स्कोर जो पीछे के PYQ हैं उन्हें ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो काफ़ी पता चल जाता है कि हमारा जो तैयारी का लेवल है वो कहाँ है। तो ये याद रखें, मैं कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि किस तरीक़ा से आपको रखना है। तो सेक्शन में तो मैं कहना ही चाहूँगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसके ऑर्डर को फॉलो करें। सेक्शन ए की रीजनिंग के क्वेश्चनों को ही शुरू में टारगेट करें, उसके बाद सेक्शन बी में जाएँ। सेक्शन बी में भी जो किताबें आपको अच्छे से आती हैं उन्हें करें। कोई भी क्वेश्चंस हमारा ऐसा नहीं छुप जाना चाहिए पेपर के अंदर जो हमें ये पश्चाताप करना पड़ा कि ये क्वेश्चन मुझे आता था और मैं पेपर में नहीं कर पाया। ये हमारी सबसे पहली रणनीति पेपर की ये है। और नहीं तो पता क्या चलता है कि कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं कि जिन पे आपको पता चलता है कि इनमें 2-3 मिनट 4 मिनट में मैं क्वेश्चन कर लेता, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट की हो जाता है, टाइम लोग मैनेज नहीं कर पाते। बुकों की प्रीफरेंस में मैं सदा कहता हूँ कि बुकों को प्रीफरेंस में हर की स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग अलग होती है और सब अपनी प्रीफरेंस की बुकों के हिसाब से अपनी तैयारी को रख सकते हैं। जैसा सेक्शन बी में भी आप जा रहे हैं क्वेश्चन करने, आपको पता चल रहा मैथमेटिकल मुझे नहीं आती या बहुत अच्छी मेरी तैयार नहीं है, तो मैथमेटिकल के क्वेश्चन पीछे की तरफ से सॉल्व करें। पहले ऐसी बुकों को टारगेट कर लें जिसमें आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो आप पे इस बात को भी तय करना है। तो बुक प्रीफरेंस इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये सब स्टूडेंटों की इंडिविजुअल होती है, किसी की कोई बुक स्ट्रॉन्ग होती है और कोई सी किसी की होती है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं देश में मैं देखता हूँ वो 5 ही बुक तैयार करके जाते हैं और इजीली JRF क्वालिफाई कर जाते हैं, वो 4 बुक को करके ही नहीं जाते। उन 5 बुकों में मैं बताना चाहूँगा मैथमेटिकल, क्लासिकल, EMT, थर्मल स्टैटिस्टिकल
और एक कौन सी बुक बची, क्वांटम। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मल स्टैटिस्टिकल वाली बुक और EMT मैं लगातार बताता रहा हूँ, और मैथमेटिकल फिजिक्स, और एक हमारी कौन सी बची इसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स। गुड। ये 5 बुक ऐसी हैं जो सक्सेस की हैं, जिन्होंने इन पर काम किया है उनके लिए सक्सेस के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल इन्हीं बुकों का होता है। और बुकों से तो पता चला कई बार पेपर्स जो है काफ़ी कम आता है, लेकिन वो बोनस बुक होती हैं कि आपकी सारी बुक अच्छी हैं तो आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि सबके सिंपल क्वेश्चन सब बुकों के करिए आएँ, आराम से आप JRF क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सक्सेस की तो यही है, और मैं कभी भी नहीं कहता कि आप सर्टेन बुक करके जाएं। मेरा सदा कहना है कि किसी बुक को बहुत अच्छी ना करें, क्योंकि अगर बहुत ही अच्छी करेंगे तो कुछ और बुक सफ़र कर जाएंगे, और किसी भी बुक को बहुत ख़राब ना रखें, आप एवरेज रखें कि आपकी सब किताबें तैयार हैं, आपको फॉर्मूले पता हैं, आपने पीछे के PYQ किए हैं। अगर आप इतना भी करके जाते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो फिर आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहूँगा। उसके बाद क्या है कि जो आपका टारगेट है वो एग्ज़ाम हॉल में क्या रहना चाहिए, वो सदा दिमाग में एक बात याद रखें कि पेपर अगर टफ आ गया है तो सदा दिमाग में ये रखना कि पेपर मुझसे ही नहीं हो रहा है तो और भी लोग संघर्ष ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है और लोगों ने भी तैयारी की है, पढ़ा सब ने है। तो अगर मैं भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी अच्छी तैयारी के बाद अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो और भी इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं निकले, 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं निकले, एकदम से आप दबाव में आ जाते हैं और फिर क्या लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको पेपर में पेशेंस भी रखना होता है। पेपर जो है आपकी कंसंट्रेशन को भी चेक करता है कि आप कैसे कंसंट्रेट होकर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे कंसंट्रेशन में लैग करते हैं कंसंट्रेशन को, और कई सारे क्वेश्चनों को गलत पढ़ के और गलत मार्क करके आते हैं। कई बार तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि स्टूडेंट क्वेश्चन को मार्क कुछ और करना चाहता था, प्रेशर में कुछ और ही मार्क कर दिया। तो आंसर की को भरने में केयरफुल रहें, और ये भी ध्यान रखें कि प्रेशर ना लें। अननेसेसरी का प्रेशर जो है वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। प्रेशर को जितना आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं उसका प्रयास करें। गहरी लंबी सांसें लें। अगर आपको लगता है बहुत प्रेशर आप पर पड़ रहा है तो गहरी सांसें लें और उसके बाद रिलैक्स होने का प्रयास करें। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि पेपर से पहली रात बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। लोग पूरी साल तैयारी नहीं करते और सोचते हैं इसी रात में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता। वो सिलेक्शंस मैं आपको बता दूं, जब मैं आज ये वीडियो दे रहा हूँ तो जिन लोगों ने अपना लेवल अचीव करना था वो ले चुके हैं, और वो सिलेक्शंस तो एक फॉर्मेलिटी होती है। तैयारी का जो लेवल है वो अपने आप में तय कर पाता है। छोटी मोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनसे 2-4 क्वेश्चनों का फ़र्क पड़ता है, उससे उन लोगों पर प्रभाव पड़ता है जो बाउंड्री पर होते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी तैयारी वाले होते हैं उन पर प्रभाव नहीं होता कि वो 2-4 दिन ना पढ़ें तो भी उन पर कोई फ़र्क पड़ता है। और जो देश के बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स के आप जितने भी चाहे IIT JEE के जो टॉपर्स हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे नेट के चाहे गेट के, आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग 1 दिन पहले 2 दिन पहले से पढ़ना ही बंद कर देते हैं। उनकी तैयारी पहले ही पूरी हो जाती है और फिर वो केवल रिलैक्स रहते हैं, खुद के अपने दिमाग को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट में ये कोशिश ना करें कि पेपर की वाली जो रात है उस रात में सारा कुछ कर पढ़ जाऊंगा और अगले दिन जाकर पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये MSc में चल जाता है कि MSc में आपने क्या किया, पेपर से पहले दिन रात आपने पढ़ा, रट्टा लगाया, अगले दिन पेपर में उतार दिया और अच्छे मार्क्स पा लिए। ये कॉम्पिटिशन्स में नहीं चलता है। कॉम्पिटिशन्स में जो पूरी साल आप मेहनत करते हैं, जो आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाई है, जो आपने फार्मूलाओं को याद करने में मेहनत की है, जो आपके टीचरों ने ट्रिक्स सिखाई हैं, वो आपने कैसे अप्लाई की हैं, वो सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। आपने जीवन में फिजिक्स को कितना पढ़ा है, आपने 12th लेवल पर कितना पढ़ा है, ग्रेजुएशन के लेवल पर कितना पढ़ा है, सारी सब चीज़ें मैटर करती हैं पेपर में। पता चला जिन्होंने 12th में और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ी है, पता चला 20-30 पेपर नंबर्स का पेपर तो उनमें से ही आ जाता है, तो वो लोग एज पा जाते हैं, उसी से एज आ जाती है। तो फ़र्क पड़ता है। इस बात का भी फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी किए हुए होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में ना जाएं, लेकिन उनका इंजीनियरिंग में तैयारी अगर उन्होंने की है तो उसका भी लाभ लेते हैं, क्योंकि एक सोचने का जो दायरा है तैयारी कॉम्पिटिशन्स की किए हुए का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका सोचने का ढंग बदल जाता है, तो उन लोगों को लाभ मिलता है। मैं 3-4 बातें और बताना चाहूँगा। बहुत सारे जो
पेपर्स के बाद बाहर निकलेंगे, पेपर हो जाएगा, तो बहुत बड़ी तादाद बाहर निकलते हैं, एकदम से कहती है पेपर बहुत ईजी आया था। तो बहुत सारे लोग जो पेपर में पूरी साल तैयारी करके आए हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो टफ लगा, और बाकियों को जब सुनते हैं तो वो ईजी बताते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, केवल 2 लोगों को ईजी लगता है पेपर। एक तो उन लोगों को बहुत ईजी लगता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जिनका कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, उन्हें सदा ही ईजी लगेगा। एक उनको बहुत ईजी लगता है जिन्हें कुछ नहीं आता, केवल 2-4 क्वेश्चन उन्हें आते हैं, उन्हें वो 4-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो उन 4-6 क्वेश्चनों को देख कर सोचते हैं पेपर सारा आसान है। तो उससे कुछ नहीं होता। पेपर जो है वो बेसिकली जो लोग बहुत सीरियसली तैयारी में होते हैं उन्हें जनरली टफ लगता है, जो बाउंड्री के सिलेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन के लिए संघर्ष होता है वहाँ पर वो संघर्ष करते हैं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्हें लगता है कि पेपर टफ है, और वो एक अच्छी पहचान है, एक अच्छे कंप्यूटर की अच्छी पहचान है इस चीज़ का, कि जब लोग कहते हैं कि पेपर मुझे थोड़ा सा टफ लगा, तो इसका मतलब है कि उसने पेपर को बहुत इन चीज़ों का एनालिसिस ज़रूर किया है उसने, जो क्वेश्चन उससे नहीं निकले। क्योंकि पेपर ये हमें हर समय ये सिखाता है, कंपटीशंस का, नेट का पेपर, कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे नहीं आएंगे जो हमें नहीं पता होंगे। तो वहाँ पे हमें निश्चित तौर से महसूस होता है कि हमारी तैयारी का लेवल अभी कुछ कम है। और सिलेक्शंस जो है वो सदा इस बात पर तय होता है कि हो सकता है कि आपकी तैयारी कम हो, लेकिन हो सकता है और बाकियों की तैयारी आपसे भी कम हो। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो होपलेस होते हैं। तो होपलेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशंस का मतलब ये नहीं आपको सब आ गया, आप रिलेटिव मार्किंग में रखे जाएंगे। पता चला आपका ख़राब हुआ, औरों का आपसे भी ज़्यादा ख़राब हुआ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सक्सेस की में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको रखें। साथ साथ ये भी याद रखें, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस एक मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पेपर करते करते आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस समय पे आपको लगेगा, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आप घबराने लगेंगे। उस समय पे अपने धैर्य को ज़रूर बना के रखें। एक समय आता है पेपर में जब ऐसा लगता है, धीरे धीरे सब फिर नॉर्मलाइज होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को ना लैक करें, अपने ऊपर विश्वास रखें पेपर में, पेपर के समय पे पूरा, और ये कोशिश करें कि जितना हम इसमें मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसमें हम स्कोर मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे। पेपर में सिलेक्शन का टारगेट बना के कभी पेपर नहीं देना चाहिए। मैं पूरे देश के बच्चों को इस वीडियो के मार्फत कहना चाहूँगा कि कभी भी पेपर में इसलिए ना जाएं कि हमें सिलेक्शन लेने जाना है, ये जाएं कि हम पेपर में बेस्ट अपना करके आएंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि अगर आप पहले अपने सिलेक्शन की रूपरेखा बना लेते हैं तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और ये कोशिश करें कि जैसा भी पेपर आएगा मैं उसमें अपना जितना ऑप्टिमम मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका दिन अच्छा है, आपने अच्छे से प्रयास किए हैं, आपने पेपर में पेशेंस रखा है, आपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा है पेपर में, तो आप निश्चित तौर से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इतनी बातें मैं कहूँगा, और मेरे इस रूल पे, एवरेज रूल पे ज़रूर काम करना। 2 चीज़ बातें मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो में, कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, 2 बातें मैं ज़रूर कहूँगा। पेपर में 2 काम जो आपको निश्चित तौर से करने हैं वो ये है कि जो लोग सिलेक्शन की दौड़ में हैं और चाहते हैं इस बार सिलेक्शन हो, तो एवरेज रूल पर ज़रूर कोशिश करें, हर जगह से एवरेज करने का प्रयास करें। एवरेज से कहीं बेटर कर सकते हैं तो करें, लेकिन एवरेज में ज़रूर प्रयास करें कि एवरेज के आसपास हम रहें। जैसे यहाँ पे थोड़ा एवरेज से पिछड़ जाते हो तो थोड़ा यहाँ से कंपनसेट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये है कि पेपर को ऑप्टिमाइज तक जाके प्रयास करें, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप कर जाएं जिन क्वेश्चनों का आपको ABCD नहीं पता, उनमें ना दें, उनमें समय भी ना दें, उन्हें पढ़ने में भी समय ना दें। पेपर को मैनेज करें, पेपर के पैटर्न को 3 पार्ट्स में ज़रूर लेकर चलें। एक हमारा सिंपल, एक थोड़ा सा मीडियम और फिर टफ। सिंपल और मीडियम को ज़्यादा टारगेट करें और बहुत टफ क्वेश्चनों को स्किप करें, उसमें भी अगर आपको क्वेश्चन करना भी आता है। जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे, क्वांटम स्कैटरिंग के क्वेश्चन कई बार लेंथी हो जाते हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करें, मैं ये नहीं कहूँगा ना करें, लेकिन समय को भी पहचानें। ऐसे क्वेश्चनों को पीछा करें, जब करें जब पूरा पेपर हमारा कवर हो जाए, उसके बाद करें, जिससे हमारे पास समय हो, और तो फिर उसके बाद उस समय को मैनेज करके कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है, मैं एक चीज़ जो लास्ट में बोलना चाहूँगा उसमें वो ये भी बता दूँ कि सक्सेस की जो है वो ये भी फैक्टर्स नहीं है, एक फैक्टर्स और भी है जिसे मैंने अभी नहीं बोला है, इसे लास्ट में बोल रहा हूँ। वो है कि आप सिली मिस्टेकों को कितना अवॉइड करते हैं, दैट इज़ द की। सेलेक्टर्स और रिजेक्टर्स में बहुत बड़ा गैप नहीं होता, मैं कहना चाहूँगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जीवन में देखा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन पेपर में सिली मिस्टेक्स करते हैं और सिली मिस्टेक्सों में अपने पेपर को ख़राब कर जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होती लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं करते, जितना आता है उसमें ऑप्टिमाइज कर जाते हैं, वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करते हैं वो आपके लिए एक चैलेंज होता है पेपर में। और मैं कहूँगा यही लक बड़ा फैक्टर है, इसे मैं लक नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनके साथ लक फेवर करता है जिनका, वो सिली मिस्टेक्स थोड़ी कम करते हैं। थोड़ी बहुत तो 1-2 क्वेश्चनों में तो मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना हो। अगर एक भी ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ज़रूर मान के चलना कि कोई भी आईगेल इंजन नहीं होता, आईगेल मशीन नहीं होती, तो इंसान भी पेपर अटैम्प्ट करते हुए आईगेल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उससे होंगी, कैलकुलेशन में एरर हो जाती हैं, कई बार क्वेश्चन को उतारने में गलती हो जाती है। तो आप केयरफुल होकर पेपर को सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो मैं आपसे टॉक कर रहा था पेपर को हैंडल करने की, ये आपको लाभ देगी और देश के जो बच्चों को जो चैनल है, जो चैनल का कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं लाभ देता रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।